कैसा लगेगा आपको जब मैं आपको ये बोलूँगा कि पाइथन का एक फीचर मास्टर करने से जो आपका कोड है वो 10 गुना फास्ट हो सकता है, बिना किसी थ्रेड या प्रोसेस को ऐड किए। और ये फीचर है असिंक आईओ और ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर्स का। और इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट्स को तो काफ़ी अच्छे से समझेंगे ही, इसके साथ हम 2 इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें मैं कवर करूँगा असिंक आईओ के फंडामेंटल्स जैसे असिंक अवेट का सिंटैक्स, इवेंट लूप्स क्या होती हैं, कोरूटीन्स क्या होती हैं या टास्क्स क्या होते हैं और असंकायो जो मॉड्यूल है उसके कई सारे फंक्शंस। और फिर इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन इन असिंक्रोनस कोड और इसमें मैं कवर करूंगा लॉक्स, सेमाफोर्स, इवेंट्स और क्यूज। और फाइनली हम 2 इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे एक असिंक्रोनस वेब क्रॉलर और एक असिंक्रोनस सर्किट ब्रेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सो बिफोर आई राइट एनी कोड सबसे पहले हम समझते हैं कि असिंक आईओ एग्जिस्ट ही क्यों करता है। सो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये 2 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है कंप्यूटर साइंस के और हर अप्रोच एक अलग तरीका प्रोवाइड करती है टास्क्स को और रिसोर्सेज को मैनेज करने। सो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम ब्लॉकिंग और सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये एग्जीक्यूट करता है टास्क्स को एक प्रीडिटरमिन्ड ऑर्डर में जहां हर ऑपरेशन वेट करता है पिछले ऑपरेशन के कंप्लीट होने का। और ये अप्रोच इंश्योर करता है एक डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर और सिंप्लिसिटी कोड के एग्जीक्यूशन में। ये काफी सूटेबल है उन सिनेरियोज में जहां टास्क्स की डिपेंडेंसीज है और एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है। हाउएवर ये अप्रोच काफी इनएफिशिएंट है जब हमें बहुत सारे टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने होते हैं, व्हिच मे लीड टू रिड्यूस्ड रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस इन एप्लीकेशंस। नाउ अब अगर मैं बात करूं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तो ये मेरे को अलाउ करता है टास्क्स को इंडिपेंडेंटली रन करने में फ्रॉम ईच अदर। ये एनेबल करता है कंकरेंट एग्जीक्यूशन और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। सो अनलाइक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जहां पे हर टास्क वेट करता है पिछले टास्क के खत्म होने के लिए, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में ये टास्क कंकरेंटली रन करते हैं और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज भी करते हैं एंड एनहांस द रिस्पॉन्सिवनेस इन एप्लीकेशन। ये अप्रोच काफी सूटेबल है जब हमारे को आईओ बाउंड ऑपरेशंस करने हैं, जैसे मुझे कोई डेटाबेस में से डेटा रीड करना है या मुझे कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट करके डेटा के फेच होने का वेट करना है। Now, some of the advantages of asynchronous programming are concurrency. So, async programming allow करती है multiple tasks को concurrently run करने में और ये prove करता है performance, resource utilization, especially in the case of IO bound and high latency operations में। और दूसरा है responsiveness. Async operations हैं ये enable करते हैं application को to remain responsive, specifically user interfaces और real time systems में जहाँ पे जो delays होते हैं वो user experience को काफी degrade कर सकते हैं। Now, third is scalability. Async programming large number of simultaneous operations को आराम से मैनेज कर सकता है, which makes it ideal for scalable web servers या network applications. Now, at the same time, there is no free lunch. जब हम इस तरह के advantages की बात कर रहे थे, इसके कुछ disadvantages भी हैं। और सबसे पहली है complexity. So, async code को लिखना as compared to synchronous is quite complex. और इसमें हमें concurrency को काफी carefully मैनेज करना पड़ता है, which can lead to hard to find bugs और काफी challenging हो सकता है प्रोग्रामर्स के लिए ड्यूरिंग द डीबगिंग प्रोसेस। ना अब बात करते हैं इसकी सूटेबिलिटी की। तो ये असिंक आईओ है, इट इज गुड फॉर आईओ बाउंड टास्क्स एंड नॉट फॉर सीपीयू बाउंड टास्क्स। सो इट इज गुड फॉर एपीआई कॉल्स, डेटाबेस क्वेरीज, फाइल आईओ, नेटवर्क रिक्वेस्ट्स लाइक दैट। बट अगर आप इसको हेवी कैलकुलेशंस, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा क्रंचिंग जहां पे मैं सीपीयू को काफी ज्यादा यूज करता हूं उसमें यूज करेंगे तो इट इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। सो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो कि ये अप्रोच कहाँ सूटेबल है और कहाँ सूटेबल नहीं। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ टर्म्स जो काफी जरूरी हैं इस सेशन के लिए। और सबसे पहला है कंकरेंसी, जो मैं कई बार यूज कर चुका हूं। इट मींस डीलिंग विद मेनी टास्क्स एट वंस। बट ये जरूरी नहीं है कि वो सारे टास्क्स एक ही टाइम पे रन कर रहे हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही सिंगल कोर सीपीयू पे मेरे पास बहुत सारे टास्क्स हैं और ये स्विच कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ये हमें इंप्रेशन दे रहे हैं कि सारे टास्क्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना। दूसरा टर्म है पैरेललिज्म। इट मींस एक्चुअली डूइंग मेनी टास्क्स एट द सेम टाइम। यहाँ पे मैं एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क्स को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरे पास एक मल्टी कोर सीपीयू है या मेरे पास एक सीपीयू है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर है, तो मैं दो प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली इन पे रन कर रहा हूँ। सो कंकरेंसी इज अबाउट मैनेजिंग मल्टीपल टास्क, पैरेललिज्म इज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। नाउ अब इसके बाद दो टर्म्स और,
एक है थ्रेडिंग और दूसरा है मल्टी प्रोसेसिंग। नाउ थ्रेडिंग के केस में एक प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं जो शेयर करते हैं रिसोर्सेज और मेमोरी। ये काफी सूटेबल होता है जब हमें कोई आईओ बाउंड एक्टिविटीज करनी होती है ना। इन केस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग में बस मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं और हर प्रोसेस का अपना खुद का मेमोरी स्पेस होता है, और ये काफी सूटेबल होते हैं जब मुझे पैरेललिज्म अचीव करनी है सीपीयू बाउंड टास्क्स में ना। ये जो थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग है, ये दो मैकेनिज्म्स हैं थ्रू विच मैं अचीव करता हूँ कंकरेंसी या पैरेललिज्म। और यह सबसे पहला कोड एग्जांपल जिसमें मैं सिंक्रोनस टास्क का एक डेमो शेयर कर रहा हूँ। और इसमें मैंने एक फंक्शन लिखा है सिंक्रोनस टास्क जो पॉज करता है 2 सेकंड के लिए और फिर ये टास्क कंप्लीट का स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है। और डेमो सिंक्रोनस फंक्शन में मैंने इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द आउटपुट, डेमो सिंक्रोनस फंक्शन को कंप्लीट होने में पूरे 6 सेकंड लगे हैं, विच मींस जब तक मेरा पहला सिंक्रोनस टास्क का कॉल खत्म नहीं हुआ तब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ा। अब मैं शेयर करता हूँ एक असिंक्रोनस टास्क का डेमो, और यह है मेरा दूसरा एग्जांपल असिंक्रोनस टास्क का। नाउ इसके लिए मैंने async IO मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, और जो मेरा असिंक्रोनस टास्क है उसमें मैंने async IO मॉड्यूल का स्लीप फंक्शन यूज किया है। नाउ ये जो स्लीप मेथड है ये असिंक्रोनस टास्क को नॉन ब्लॉकिंग वे में पॉज करेगा, विच मींस मेरा जो डेमो सिंक्रोनस फंक्शन है ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा, वेट नहीं करेगा इस फंक्शन के कंप्लीट होने में। एंड इफ यू ऑब्जर्व द आउटपुट, ये तीनों टास्क को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 2 सेकंड लगे हैं अगेंस्ट 6 सेकंड्स जो सिंक्रोनस टास्क में थे। सो ये है डिफरेंस सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कोड का। और अब मैं बात करूंगा इसके सिंटैक्स की कि कैसे मैं असिंक्रोनस कोड लिखता हूँ। सो ये async IO पाइथन का मॉड्यूल है जो अलाउ करता है कोड को कंकरेंटली रन करने में यूजिंग async और await का सिंटैक्स। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये काफी यूजफुल है जब हमें API कॉल्स करनी है, फाइल्स को रीड करना है या कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजनी है। नाउ द आइडिया बिहाइंड दिस async प्रोग्रामिंग इज, जब हम पाइथन का कोड जनरली रन करते हैं तो वो लाइन बाय लाइन रन होता है या सिंक्रोनसली रन होता है। हाँ, बट कभी कभी कोड को वेट करना पड़ता है किसी रिसोर्स के अवेलेबल होने के लिए। सो उस केस में यूजिंग async IO पाइथन उस पर्टिकुलर टास्क को पॉज कर देता है जो वेट कर रहा है और स्विच करता है किसी और टास्क पे, और वो अपना काम शुरू करता है। एंड देन इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल टास्क जब वो वेटिंग पीरियड पूरा हो जाता है। सो ये मल्टीटास्किंग की तरह दिखता है इवन दो इसमें एक ही थ्रेड है जो सारी स्विचिंग कर रहा है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स। और जब मुझे कोई असिंक्रोनस फंक्शन लिखना है तो उसकी डेफिनेशन से पहले मैं async कीवर्ड यूज करूंगा, और इन async फंक्शंस को हम कोरोटीन्स भी कहते हैं। और अगला कीवर्ड है await। ये कोरोटीन को पॉज करता है जब तक अवेटेड टास्क कंप्लीट ना हो जाए, और हमारे एग्जांपल में ये अवेटेड टास्क है async IO sleep, विच मींस ये मेथड ग्रीट फंक्शन को 2 सेकंड के लिए नॉन ब्लॉकिंग मोड में पॉज करेगा। और ये await स्टेटमेंट सिर्फ async फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकता हूँ। और जब ये await स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो पाइथन असिंक्रोनस फंक्शन को इवेंट लूप से हटा देता है ताकि दूसरे टास्क एग्जीक्यूट कर सके। और ये जो अवेटेड ऑब्जेक्ट है ये कोई कोरोटीन हो सकती है, कोई async IO का टास्क हो सकता है, या async IO मॉड्यूल का फंक्शन जैसे स्लीप इन दिस एग्जांपल। और जब मुझे इस असिंक्रोनस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो मैं इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और अगर मैं इसको एक नॉर्मल फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे कोरोटीन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और मैं उस कोरोटीन ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ async IO डॉट रन मेथड को इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये जो async IO डॉट रन मेथड है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इवेंट लूप क्रिएट करता है, और जो हमने कोरोटीन इसको पास करी है उस कोरोटीन को एग्जीक्यूट करता है until इट्स कंप्लीट, और जब वो कोरोटीन कंप्लीट हो जाती है तो ये इवेंट लूप को बंद कर देता है। और एक बात और, ये फंक्शन एक ही बार कॉल हो एज एन एंट्री पॉइंट, और जब मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, और दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स के बीच में 2 सेकंड का डिफरेंस है। और इस एग्जांपल में मेरे पास एक ही टास्क है ग्रीट फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का, बट अगर मेरे पास एक से ज्यादा कोरोटीन्स एग्जीक्यूट करने के लिए तब मैं क्या करूंगा। एंड हियर इज एन एग्जांपल। और इस कोड में मैंने ग्रीट फंक्शन में एक चेंज किया है जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, और 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं async IO sleep से पहले और बाद में। now ये जो मेरा मेन फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक मेथड यूज किया है async IO डॉट गेदर, और इसके अंदर मैंने ग्रीट फंक्शन को 3 बार कॉल किया है 3 अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। और फाइनली मेरा async IO रन मेथड जो मेन कोरोटीन को एग्जीक्यूट करेगा। नाउ इस केस में इफ यू ऑब्जर्व द आउटपुट, ये तीनों कोरोटीन्स ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स में कंप्लीट हो रही है।
सो मुझे अगर एक से ज़्यादा कोरूटीन्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करना है तो मैं async io डॉट गेदर मेथड यूज़ करूँगा और ये मेथड वेट करता है जब तक सारी कोरूटीन्स एग्जीक्यूट ना हो। और एज यू कैन सी मैं इसको एक से ज़्यादा कोरूटीन्स एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ और अगर ये कोरूटीन्स कोई वैल्यू रिटर्न कर रही हैं तो async io डॉट गेदर मेथड इंश्योर करता है कि वो सारी वैल्यूज एक लिस्ट में रिटर्न हो और उसी सीक्वेंस में रिटर्न होती है जिस सीक्वेंस में मैंने ये कोरूटीन्स को मेंशन किया है। अब एक और मेथड async io create टास्क और ये मेथड मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे कोई टास्क मैनुअली क्रिएट करना है और मुझे उसको बैकग्राउंड में रन करना है और ये रहा इसका एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में मैंने लिखा है एक डाउनलोड फंक्शन जो सिमुलेट कर रहा है डाउनलोड एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर साइट से और मेन फंक्शन में मैंने दो टास्क क्रिएट करे हैं इस डाउनलोड फंक्शन पे विच इज फॉलोड बाय अ प्रिंट स्टेटमेंट और फिर मैं वेट कर रहा हूँ इन दोनों टास्क के कंप्लीट होने की। और जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो इसने अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड लिए हैं कंप्लीट होने में। तो जब भी मैं async io डॉट क्रिएट टास्क मेथड यूज करता हूँ तो ये मुझे एक टास्क ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है एंड ये कोरूटीन इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है विदाउट अवेट स्टेटमेंट। और अगर मुझे इस कोरूटीन की वैल्यू को कैप्चर करना है तो मैं बाद में अवेट स्टेटमेंट इस टास्क के साथ यूज कर सकता हूँ। नाउ एक बात और, इफ यू ऑब्जर्व द आउटपुट, इसने सबसे पहले टास्क स्टार्टेड लिखा है, उसके बाद इसने लिखा है दो स्टेटमेंट्स डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 एंड साइट 2 और फिर इसके बाद फिनिश्ड डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 एंड साइट 2। और मैंने ये भी बोला था कि जैसे ही मैं कोई टास्क क्रिएट करता हूँ पाइथन उसका एग्जीक्यूशन इमीडिएटली स्टार्ट करता है विच गिव्स मी अ थॉट ये जो डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 एंड डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 2 स्टेटमेंट्स हैं ये पहले प्रिंट होनी चाहिए थी टास्क स्टार्टेड से। बट इफ यू सी सबसे पहले इसने टास्क स्टार्टेड लिखा है उसके बाद इसने डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट्स एंड देन फाइनली फिनिश डाउनलोडिंग। नाउ इस सीक्वेंस का रीजन क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब और कोड लिखने से पहले एक और कॉन्सेप्ट विच इज इवेंट लूप। सो async io में सब कुछ इवेंट लूप के अराउंड ही होता है। इट इज लाइक अ स्टार ऑफ द शो। अगर थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में समझाओ तो इवेंट लूप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ जॉब्स जो वो रन करता है। कुछ जॉब्स हम डायरेक्टली ऐड करते हैं और कुछ async io इनडायरेक्टली ऐड करता है और इवेंट लूप एक जॉब लेता है अपने बैकलॉग में से और उसको इन्वोक करता है या उसको कंट्रोल देता है which is similar to calling a function and then that job starts running। और जब वो जॉब कंप्लीट हो जाती है या पॉज होती है इट रिटर्न्स द कंट्रोल बैक टू द इवेंट लूप और फिर इवेंट लूप एक और जॉब सिलेक्ट करता है अपने पूल में से और उसको इन्वोक करता है और ये एक्टिविटी तब तक चलती रहती है जब तक पूल में से सारे टास्क कंप्लीट ना हो जाएं एंड वंस ऑल द टास्क आर ओवर ये इवेंट लूप क्लोज हो जाता है। और अब मैं आपको इसको कोड पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। नाउ इस एग्जांपल में जब मैं async io डॉट रन मेथड को कॉल कर रहा हूँ विद मेन फंक्शन एज अ पैरामीटर तो इस स्क्रिप्ट ने इवेंट लूप को स्टार्ट किया है और उसमें मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू किया है और जैसे ही मैंने दो टास्क बनाए टास्क 1 और टास्क 2 ये दोनों टास्क इमीडिएटली शेड्यूल हो गए हैं रन होने के लिए और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दोनों एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं बिकॉज मेन फंक्शन इस टाइम पे इवेंट लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर इसके बाद पहली प्रिंट स्टेटमेंट टास्क स्टार्टेड की और फिर इसके बाद जैसे ही अवेट टास्क 1 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो मेन फंक्शन वापस पूल में गया और टास्क 1 आया इवेंट लूप में एग्जीक्यूशन के लिए और इसने इमीडिएटली प्रिंट किया डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 का स्टेटमेंट। और जब इसने अवेट async io स्लीप एग्जीक्यूट किया तो टास्क 1 भी वापस पूल में गया एंड देन इट ब्रॉट अप टास्क नंबर 2 फॉर एग्जीक्यूशन जिसने प्रिंट किया डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 2 का स्टेटमेंट और वेट कर रहे हैं 2 सेकंड्स के कंप्लीट होने का। ना अब जैसे ही मेरे ये 2 सेकंड्स कंप्लीट हुए तो उसने फिनिश डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 और उसके बाद फिनिश डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 2 की स्टेटमेंट को प्रिंट किया और इसके बाद दोबारा से मेरा मेन फंक्शन इवेंट लूप में आया और जिसने टास्क फिनिश्ड का स्टेटमेंट प्रिंट किया। ना अब जैसे ही मेरे ये सारे टास्क खत्म है तो मेरा इवेंट लूप भी वहां पे क्लोज हो गया और उसके बाद ये async io डॉट रन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ मींस इवेंट लूप क्लोज हो गया तो इस प्रोग्राम ने फाइनल प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया इवेंट लूप इज ओवर। सो ये है मेरा एक बेसिक फ्लो जब मैं async io यूज करता हूँ asynchronous प्रोग्रामिंग के लिए। ना इस एग्जांपल में जो मेरा मेन फंक्शन है वो एक कोरूटीन है। सो एक कोरूटीन रिप्रेजेंट करता है फंक्शन की बॉडी को और कोरूटीन को हम एक्सप्लिसिटली स्टार्ट करते हैं। सिर्फ कोरूटीन को बनाने से ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होता। दैट इज वाई मैंने async io रन को ये मेन मेथड एज ए पैरामीटर पास किया है ताकि मैं इस कोरूटीन को एग्जीक्यूट कर सकूं या स्टार्ट कर सकूं और ये कोरूटीन्स को मैं पॉज और रिज्यूम कर सकता हूं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द फंक्शन बॉडी जो
जो इसको असिंक्रोनस बिहेवियर देता है। और अब बात करते हैं टास्क्स की। ये भी एक कोरूटीन्स होती हैं जो एक इवेंट लूप के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और जो रेकमेंडेड वे है टास्क क्रिएट करने का वो है async io डॉट क्रिएट टास्क। सो जब भी मैं कोई टास्क क्रिएट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। एंड सिंस एक थ्रेड में सिर्फ एक ही इवेंट लूप हो सकती है तो ये async io उसी इवेंट लूप के साथ इन टास्क को एसोसिएट कर देता है। हमें किसी इवेंट लूप को एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट। सो जब मैं टास्क क्रिएट करता हूँ तो मैंने बताया था कि ये टास्क शेड्यूल हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। सो एक्चुअली में ये टास्क ऐड नहीं होता पूल के अंदर, बट एक कॉल बैक फंक्शन ऐड हो जाता है इस पूल में जो एग्जीक्यूट करता है इस टास्क को। और अब बात करते हैं अवेट कीवर्ड की, और ये हम यूज करते हैं किसी टास्क या किसी कोर को अवेट करने के लिए। और जो अवेट स्टेटमेंट है इसका बिहेवियर काफी डिफरेंट है जब ये किसी टास्क को अवेट कर रहा है या जब ये किसी कोर को अवेट कर रहा है। और इसको शो करने के लिए मैं कोड में एक छोटा सा चेंज करूंगा, बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट द आउटपुट हेयर। जब मैंने टास्क्स को अवेट किया है, अब मैं इन टास्क्स की बजाय जो डाउनलोड को रूटीन है उसको अवेट करूंगा। और इस एग्जांपल में मैंने सबसे पहले जो टास्क्स क्रिएट करे हैं उनको कमेंट किया है, और मैं अवेट कर रहा हूँ डाउनलोड को रूटीन को डायरेक्टली, तो उसका मैंने टास्क नहीं बनाया है। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले इसने टास्क स्टार्टेड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद जब मैंने अवेट स्टेटमेंट के साथ डाउनलोड को रूटीन को एग्जीक्यूट किया तो इसने डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 का स्टेटमेंट प्रिंट किया। बट जब इसने दोबारा से अवेट किया असिंक आयो स्लीप पे तो इसने अपना जो कंट्रोल है वो इवेंट लूप को वापस नहीं दिया। ये इवेंट लूप को रोक के बैठा है, और जब 2 सेकंड्स पूरे हुए तो उसके बाद ही इसने अपना टास्क कंप्लीट करके जो कंट्रोल है वापस इवेंट लूप को दिया। अब जब मैंने दोबारा से डाउनलोड को साइट 2 के लिए एग्जीक्यूट किया तो सेम बिहेवियर, इसने भी इवेंट लूप को 2 सेकंड के लिए हॉग करके रखा या रोक के रखा, और जब इसका पूरा एग्जीक्यूशन हुआ उसके बाद ही इसने कंट्रोल इवेंट लूप को वापस दिया। और फाइनली ये कंट्रोल आया मेन फंक्शन के ऊपर, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद मेरा इवेंट लूप क्लोज हुआ। नाउ द पॉइंट हियर इज, जब मैं किसी को रूटीन पे अवेट कर रहा हूं तो वो इवेंट लूप को हॉग करके रखता है। अनलाइक अ टास्क, जब उसके अंदर कोई मैं अवेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूं तो वो इवेंट लूप को कंट्रोल वापस दे देता है। सो जस्ट बी केयरफुल, जब आप अपने एसिंक्रोनस कोड लिखें तो वो इवेंट लूप को हॉग करके रखेगा जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता। दिस इज जस्ट लाइक अ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इंटरव्यूअर्स इसमें इंटरव्यूज को काफी अच्छी तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कंक्लूड करूंगा इस स्टेटमेंट के साथ कि अगर आपको किसी को रूटीन पे अवेट करना है तो पहले आप उसको एज अ टास्क क्रिएट कर लें एंड देन डू एन अवेट, ताकि आपको इवेंट लूप का कंट्रोल मिल सके। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और फंक्शन async io डॉट वेट फॉर, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में पास फेच यूजर एक कोरोटीन है जो 2.5 सेकंड के वेट के बाद एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। और जो मेरा मेन फंक्शन है उसके अंदर मैंने async io डॉट वेट फॉर फंक्शन यूज किया, और उसमें पहला पैरामीटर मैंने ये कोरोटीन दिया है और दूसरा मैंने टाइम आउट, विच मीन्स अगर ये फेच यूजर विद इन द गिवन टाइम आउट ऑफ 1 सेकेंड कंप्लीट होता है तो मेरे पास डेटा आएगा, अदरवाइज ये टाइम आउट एरर एक्सेप्शन रेज करेगा। और ये जो फेच यूजर कोरोटीन है ये रैप्ड है इन द फॉर्म ऑफ अ टास्क। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए और टास्क स्टार्टेड वाली बाद में। एंड आई होप अब आपको इसका रीज़न पता चल गया होगा। बट अगर आपको इसकी अभी भी क्लैरिटी नहीं तो मैं अब इसका रीज़न बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने इवेंट लूप स्टार्ट किया async io डॉट रन मेथड के थ्रू, तो उस टाइम पे ये मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। और मेन फंक्शन के अंदर जब मैंने टास्क 1 और टास्क 2 बनाए तो इसने इमीडिएटली उन फंक्शंस को शेड्यूल किया एग्जीक्यूशन के लिए, इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं किया। और जब अवेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो उस टाइम पर मेन फंक्शन ने कंट्रोल इवेंट लूप को वापस दिया, और फिर उसके बाद इवेंट लूप ने टास्क 1 को शेड्यूल करके रन किया। इसीलिए आपको टास्क स्टार्टेड पहले दिखा, और फिर उसके बाद आपको डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 1 और फिर उसके बाद डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 2 दिखा। और डाउनलोडिंग फ्रॉम साइट 2 इसलिए दिखा क्योंकि हमारे पास async io डॉट स्लीप है डाउनलोड फंक्शन के अंदर, जो फिर से टास्क को फोर्स करता है कंट्रोल को इवेंट लूप को वापस करने के लिए।
अब अगला टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन इन असिंक्रोनस कोड। नाउ अपने आप में ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है कि कैसे असिंक्रोनस कोड को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। नाउ इवन दो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अलाउ करता है टास्क्स को कंकरेंटली रन करने में बिना एक दूसरे को ब्लॉक किए, बट कभी कभी ये टास्क डिपेंड करते हैं शेयर्ड डेटा पे। और सिंक्रोनाइजेशन इन असिंक्रोनस कोड इंश्योर करता है कि ये टास्क एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करें जब ये रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, या ये जो शेयर्ड डेटा है वो कंसिस्टेंट और करेक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करे, और जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो सेफ ऑर्डर में हो ना। जब ये मल्टीपल एसिंक्रोनस टास्क रन करते हैं और एक्सेस करते हैं एक ही वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को, तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं रेस कंडीशन की, डेटा करप्शन की और इनकंसिस्टेंट स्टेट की। सो रेस कंडीशन तब होती है जब दो या दो से ज्यादा टास्क रेस करते हैं किसी एक शेयर्ड वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को अपडेट करने में, और जो इसका आउटकम है वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किस टास्क ने उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को अपडेट किया है। और डेटा करप्शन तब होता है जब एक टास्क किसी इनकम्प्लीट रिसोर्स को या वेरिएबल की वैल्यू को पढ़ रहा है और उसी टाइम पे कोई दूसरा टास्क उसी सेम वेरिएबल में अपडेट्स कर रहा है। और जब बात करें इनकंसिस्टेंट स्टेट की, तो मेरे मल्टीपल असिंक ऑब्जेक्ट्स जो डिपेंड करते हैं किसी एक वेरिएबल या फाइल के ऑब्जेक्ट पे, उनकी जो स्टेट है वो इनवैलिड या अनप्रेडिक्टेबल है ना। अब मैं आपको एक रेस कंडीशन का एग्जांपल शेयर करूंगा और फिर बताऊंगा एसिंक आईओ में हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस एग्जांपल में सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया काउंटर के नाम से, जो मेरा शेयर्ड रिसोर्स है। और फिर इसके बाद मैंने एक कोरोटीन लिखा है इंक्रीमेंट के नाम से, जो इस काउंटर को 100 बार इंक्रीमेंट कर रहा है एक से। और इस कोड में मैंने ये स्लीप स्टेटमेंट भी डाली है जस्ट टू इंश्योर कि जब मैं मल्टीपल टास्क रन करूं तो हर टास्क को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले काउंटर को अपडेट करने के लिए। और फिर जो मेरा मेन फंक्शन है इसमें मैंने async io गैदर मेथड यूज किया है और उसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन के दो टास्क पास किए हैं। और जब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो है 200, बट जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है वो है 100। ना ये इसलिए भी पॉसिबल है जब दोनों टास्क काउंटर को रीड कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू 0 है। तो जो मेरा फर्स्ट टास्क है वो भी इसकी वैल्यू को 1 कर रहा है और जो दूसरा टास्क है वो भी इसी की वैल्यू को 1 कर रहा है। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा async io डॉट लॉक, जो इंश्योर करेगा कि कोई एक टास्क ही इस काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर पा रहा है। जनरली जो भी पीस ऑफ कोड या लाइंस ऑफ कोड को हम लॉक के अंदर रखते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। सो इस एग्जांपल में async io डॉट लॉक इंश्योर करेगा कि जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन है जहां पे मैं काउंटर को अपडेट कर रहा हूँ वो कोई एक टास्क ही अपडेट कर पा रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे हैं। और ये रहा इसका अपडेटेड कोड। और इस कोड में सबसे पहले मैंने async io को लॉक क्लास यूज करके एक लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसे मैं फॉर लूप में यूज कर रहा हूँ। और जो मेरा क्रिटिकल सेक्शन है इस केस में ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जहां मैं काउंटर की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर रहा हूँ और फिर async io स्लीप को एग्जीक्यूट किया है और फाइनली मैं काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये 3 लाइन मेरी क्रिटिकल सेक्शन है। सो ये लॉक इंश्योर करेगा कि दोनों टास्क में से कोई एक टास्क ही इसको अपडेट कर पा रहा है, और जब कोई एक टास्क इसको अपडेट करेगा तो दूसरा इसके लिए वेट करेगा। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं और अब मेरी एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों 200 है। और ये सोल्यूशन इंश्योर कर रहा है कि मेरे पास अब कोई रेस कंडीशन नहीं है, मेरे डेटा में कोई भी करप्शन नहीं है, जो काउंटर की वैल्यू है वो 200 एक्सपेक्टेड थी और वो 200 ही है, और कोई इनकंसिस्टेंट स्टेट भी नहीं है। सो इस केस में जब मेरे पास काउंटर की वैल्यू 100 थी तो वो एक इनकंसिस्टेंट स्टेट थी। और इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं लिमिट कर सकता हूँ कंकरेंट एक्सेस किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, और इसके लिए मैं यूज करूंगा सेमाफोर्स। और इस एग्जांपल में मेरे पास है डाउनलोड फाइल कोरोटीन, जो फाइल के डाउनलोड को सिमुलेशन कर रहा है, और मेन फंक्शन में मैंने इसके 5 इंस्टेंसेस बनाए हैं। और जब मैं मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो सारे टास्क एक ही साथ पांचों फाइलों को डाउनलोड कर रहे हैं। अब मैं सेमाफोर यूज करूंगा टू लिमिट कि एक टाइम पे 3 से ज्यादा टास्क फाइल को डाउनलोड ना करें। और जो मैंने चेंज किया है वो ये है कि मैंने सबसे पहले एक सेमाफोर का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको मैंने 3 एज ए पैरामीटर पास किया है, विच इंडिकेट्स एक टाइम पे 3 टास्क ही कंकरेंटली रन करेंगे। और डाउनलोड फाइल को रूटीन में मैंने इस सेमाफोर को यूज किया है। नाउ अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये पहले सिर्फ 3 फाइलें अब डाउनलोड करेगा, और जब ये 3 फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी उसके बाद ये 4th और 5th को इनिशियलाइज करेगा। सो इस तरह से मैं सेमाफोर्स को यूज कर सकता हूँ रिसोर्सेज की एक्सेस को लिमिट करने में। और अब सेमाफोर्स के बाद क्यू से, ये जो क्यूज हैं ये भी async io का पार्ट है और ये एक थ्रेड सेफ कोरोटीन फ्रेंडली क्यूज हैं
जो असिंक्रोनस टास्क यूज करते हैं कम्युनिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए। सो हम ये क्यूज यूज करते हैं डेटा को सेफली पास करने के लिए बिटवीन प्रोड्यूसर टास्क जो इस डेटा को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर टास्क जो इस डेटा को यूज करते हैं बिना किसी एक्सप्लिसिट लॉकिंग के। और आप इसको एक पाइपलाइन की तरह सोच सकते हो जो कंकरेंटली रनिंग प्रोसेसेस या टास्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स बताता हूँ और फिर इसका एक एग्जांपल शेयर करूंगा। और सबसे पहला मेथड है अवेट क्यू पुट, जो एक एलिमेंट या आइटम को ऐड करता है क्यू के अंदर। और अगर क्यू ऑलरेडी फुल है तो उस केस में ये स्टेटमेंट वेट करेगा जब तक कोई कंज्यूमर एक एलिमेंट को या आइटम को रिमूव नहीं कर लेता। और दूसरा मेथड है अवेट क्यू गेट, ये रिमूव करता है एक आइटम या एलिमेंट को क्यू में से और उसको रिटर्न करता है। और अगर क्यू एम्प्टी है तो ये कॉल वेट करेगा जब तक कि कोई एक एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता। और तीसरा मेथड है क्यू डॉट टास्क डन। इसका पर्पस है कि ये जो हमने प्रीवियसली फेच्ड एलिमेंट है जिसको हमने डॉट गेट मेथड से फेच किया है वो पूरी तरह से प्रोसेस हो गया है। और ये बहुत जरूरी है कि हम इस मेथड को कॉल करें जब हम किसी भी एलिमेंट को जो हमने फेच किया उसको प्रोसेस कर ले। अदरवाइज जो मेरा क्यू डॉट ज्वाइन फंक्शन है उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि सारे एलिमेंट्स प्रोसेस हो गए हैं ना। अब जो क्यू डॉट ज्वाइन मेथड है ये वेट करता है जब तक क्यू के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस ना हो गए हों, विच मीन्स हर वो आइटम जो हमने पुट मेथड यूज करके क्यू में डाला है उसको हमने गेट मेथड से रिसीव किया है और उसके बाद हर एलिमेंट के बाद क्यू डॉट टास्क डन भी कॉल किया है। और जो क्यू साइज मेथड है ये मुझे करंट नंबर ऑफ आइटम्स द क्यू रिटर्न करता है। क्यू डॉट एम्प्टी ट्रू रिटर्न करता है अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और जो क्यू डॉट फुल है ये ट्रू रिटर्न करता है जब क्यू में सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और जब भी मैं क्यू का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैं उसका मैक्सिमम साइज भी डिफाइन करता हूं। और इस एग्जांपल में मेरे पास एक प्रोड्यूसर फंक्शन जो इस क्यू में टास्क्स को ऐड करेगा और फिर मेरे पास है एक कंज्यूमर फंक्शन जो इस क्यू में से एक एक करके टास्क्स को पुल करेगा। एंड डू नोटिस हर टास्क को पुल करके मैंने क्यू डॉट टास्क डन को भी कॉल किया है। और मेन फंक्शन में मैंने सबसे पहले क्यू ऑब्जेक्ट बनाया है और क्योंकि मैंने कोई मैक्स साइज मेंशन नहीं किया है तो ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज को ले सकता है। और इसके बाद मैंने एक टास्क बनाया प्रोड्यूसर फंक्शन का और दो टास्क बनाए कंज्यूमर के। और फिर मैंने कॉल किया अवेट प्रोड्यूसर टास्क जो प्रोड्यूसर टास्क को स्टार्ट करेगा और वो क्यू में एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू करेगा। और उसके बाद है अवेट क्यू जॉइन और ये तब तक वेट करेगा जब तक सारे टास्क ऐड होने के बाद दोनों कंज्यूमर्स उसको पुल नहीं कर लेते ना। इस एग्जांपल में जब सारे टास्क पुल हो जाएंगे उसके बाद मैंने दोनों कंज्यूमर टास्क को एक्सप्लिसिटली कैंसिल किया है। और इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं उसमें मैंने कभी भी कंज्यूमर टास्क को एक्सप्लिसिटली कैंसिल नहीं किया है। और इसका रीजन ये है कि जो मेरा कंज्यूमर टास्क है ये एक वाइल ट्रू लूप चला रहा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। नाउ जस्ट टू इंश्योर कि मेरा कंज्यूमर टास्क जब सारे एलिमेंट्स क्यू में से निकल गए हैं कंटिन्यू ना करे तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली कैंसिल कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने जितने भी आपको कंज्यूमर के एग्जांपल्स शेयर करे हैं वो कुछ सर्टेन स्टेप्स करने के बाद वो फंक्शन अपने आप ही खत्म हो रहा है। बट इस एग्जाम्पल में मैंने एक वाइल ट्रू लूप स्टार्ट करी है और इसके लिए इट इज मैंडेटरी कि मैं कंज्यूमर टास्क को एक्सप्लिसिटली कैंसिल करूं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। एंड इफ यू सी मैंने इसमें 10 टास्क ऐड करे हैं और दोनों कंज्यूमर्स Q1 और Q2 ने एक एक करके सारे टास्क को कंज्यूम किया है। और अगला टॉपिक है असिंक IO इवेंट। काफी सिंपल और पावरफुल तरीका है एसिंक्रोनस प्रोग्राम्स में सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए। जनरली हम ये तब यूज करते हैं जब कोई एक या एक से ज्यादा असिंक्रोनस प्रोसेस वेट कर रहे होते हैं किसी एक कंडीशन के ट्रू होने की। और जैसे ही वो ट्रू होती है तो ये सारे टास्क एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक तरह से फ्लैग की तरह काम करता है जिसपे बाकी सारे प्रोसेसेस वेट करते हैं। सो इनिशियली इस फ्लैग की वैल्यू अनसेट होती है या फॉल्स होती है और दूसरे टास्क वेट करते हैं जब तक इस फ्लैग की वैल्यू सेट ना हो जाए या ट्रू ना हो जाए। जैसे ही इस फ्लैग की वैल्यू ट्रू होती है जो मेरे वेटिंग टास्क होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और हम बाद में इस फ्लैग को क्लियर भी कर सकते हैं रीयूज करने के लिए। अब इसके कुछ बेसिक फंक्शंस। और सबसे पहला है सेट मेथड जो इंटरनल फ्लैग की वैल्यू को ट्रू करता है और जितने भी मेरे टास्क वेट कर रहे होते हैं वो सब अवेक हो जाते हैं। जो मेरा क्लियर मेथड है ये फ्लैग की वैल्यू को रीसेट करता है टू फॉल्स।
और इसके बाद जो भी टास्क वेट मेथड को कॉल करेगा वो ब्लॉक हो जाता है ना। इस सेट मेथड ट्रू रिटर्न करता है अगर फ्लैग सेट है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। और वेट मेथड वो कोरोटीन्स यूज करती हैं जो वेट करती हैं इस फ्लैग को सेट होने में। और अगर कोई कोरोटीन वेट मेथड को कॉल कर रही है और उस टाइम पे फ्लैग की वैल्यू सेट है तो वो इमीडिएटली रिटर्न करता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल, और इस एग्जांपल में मेरे पास है एक वेटर कोरोटीन जो वेट कर रहा है इवेंट के सेट होने की, और दूसरी कोरोटीन है सेटर जो इवेंट को सेट कर रही है 3 सेकंड के डिले के बाद। और मेन फंक्शन में सबसे पहले मैंने एक इवेंट टास्क बनाया है और 2 वेटर टास्क बनाए हैं और एक मेरा सेटर का टास्क बनाया है, और फिर इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ इन तीनों टास्क के कंप्लीट होने की, और फाइनली मैंने रन मेथड कॉल करके इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया ना। अब अगर इसका आउटपुट ऑब्जर्व करें तो दोनों वेटर वेट कर रहे हैं इवेंट के सेट होने की, और सेटर ने इवेंट को सेट किया 3 सेकंड के डिले के बाद। और जैसे ही मेरा ये इवेंट सेट हुआ तो दोनों वेटर्स एक्टिवेट हुए और उनकी प्रोसेसिंग आगे कंटिन्यू हुई। सो ये है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग असिंक आईओ की। और अब मैं आपके साथ कुछ इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस शेयर करूंगा। ओके, तो ये है मेरा सबसे पहला सवाल। आपको एक वेब क्रॉलर लिखना है जो यूआरएल्स को कंकरेंटली विजिट करेगा, एंड एट मैक्स आप एन नंबर ऑफ यूआरएल्स को ही विजिट कर पाओगे। जब आप ये क्रॉलिंग करोगे तो आपको इंश्योर करना है कि आप सेम यूआरएल को दोबारा से विजिट ना करें। आपको ये भी इंश्योर करना है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन डेप्थ, और जो भी यूआरएल आप क्रॉल कर रहे हो आपको वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और पेजेस भी चेक करने हैं कि कितने हैं उस यूआरएल में फर्दर विजिट के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये है बेसलाइन आपका और इंटरव्यूअर के डिस्कशन का। नाउ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द कोड आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस कोड का स्कोप और ऑब्जेक्टिव क्या है। कि मैंने जब ये क्रॉल करना है तो मुझे सिर्फ लिंक्स को ही डिस्कवर करना है, या जो मेरे पास पेजेस में जो डेटा है उसको डाउनलोड करके प्रोसेस भी करना है, या प्रोसेसिंग सिर्फ कंटेंट की है या और मेटा डेटा दोनों की है। जो मेरा क्रॉल है ये डेप्थ लिमिटेड है या टाइम लिमिटेड है। और ये जो मेरा ट्रेवर्सल है इसको मुझे डीएफएस स्टाइल में इंप्लीमेंट करना है विच इज रिकर्सिव कॉल, या मुझे बीएसएफ स्टाइल में इसको इंप्लीमेंट करना है। क्या ऑर्डर मैटर करता है करेक्टनेस में, या फिर मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस को ही देखना है। इसके अलावा जो मेरी कंकरेंसी है वो मुझे कैसे रखनी है, क्या वो ग्लोबल लेवल पे रहेगी या हर लेवल पे मुझे अपना एक अलग लेवल का कंकरेंसी मेंटेन करना है ना। अगर किसी यूआरएल को एक्सेस करते हुए टाइम आउट हो रहा है तो मुझे क्या करना है, क्या मुझे उसको रीट्राई करना है या मुझे सिर्फ उसको लॉग करना है। और अगर जो भी मेरे पास टाइम आउट का एरर आ रहा है उसको मुझे कंज्यूम करना है या फर्दर प्रोपोगेट करना है। अगर मैं किसी यूआरएल को दूसरी बार विजिट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है। अब अगर मेरे पास कंटेंट जो है अगर वो डुप्लीकेट हो रहा है तो उस केस में क्या करना है। और जब मैं ये वेब क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो क्या मुझे robots.txt फाइल को रिस्पेक्ट करना है या मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकता हूँ। सो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द कोड। और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो आपको हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशन का आर्किटेक्चर डिफाइन करने में, कि मेरी डेप्थ की लिमिट कितनी होनी चाहिए, मेरे पास ग्लोबल कंकरेंसी है या नहीं है, जो मैं डेटा फैच कर रहा हूँ अगर उसमें टाइम आउट आ रहा है तो मैं उसको कैसे हैंडल कर रहा हूँ, अगर मेरे पास डुप्लीकेट यूआरएल्स आ रहे हैं तो मैं उसको कैसे हैंडल कर रहा हूँ, और मैं जो ये क्रॉलिंग कर रहा हूँ ये मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च वे में कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी अपने सॉल्यूशन की बाउंड्री लाइन को डिफाइन करने में। प्लस इट विल ऑल्सो गिव यू एंड द इंटरव्यूई द कॉन्फिडेंस कि आपने क्वेश्चन ठीक से समझा है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं सॉल्यूशन की डेवलपमेंट के लिए। बाय द वे पिछले आधे 1 मिनट में मैंने काफी सारी चीजें मेंशन करी हैं, और जो सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें मैं ग्लोबल लेवल पे कंकरेंसी मेंटेन करूंगा। अगर मेरे पास कोई टाइम आउट आ रहा है तो मैं उस एरर को प्रोपोगेट कर रहा हूँ, मैं उस यूआरएल को दोबारा से रिविजिट नहीं कर रहा, और मैं इसमें डीएफएस स्टाइल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस कोड को, और इसके लिए मैंने एक क्लास लिखी है एसिंक वेब क्रॉलर के नाम से, और इसके अंदर जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं सबसे पहला है मैक्स कंकरेंट कि मेरा कंकरेंसी लेवल क्या है। दूसरा है मेरा मैक्स डेप्थ जो मुझे यह गाइड कर रहा है कि मैं कितने लेवल तक यूआरएल्स को क्रॉल करूंगा। तीसरा है मेरा विजिटेड जो कि एक सेट है और इसमें मैं जो भी यूआरएल्स मैंने विजिट करे हैं उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। चौथा मेरा सेमाफोर ऑब्जेक्ट, और पांचवा मेरा रिजल्ट्स जो भी मेरी यूआरएल्स प्रोसेस हुई हैं उस सारी इंफॉर्मेशन को मैंने इस लिस्ट में मेंटेन किया है। और अब जो मेरा सबसे पहला फंक्शन है वो है फेच पेज, जहां पे मैं सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ बिटवीन 0.3 to 2 सेकेंड्स, और ये मैं यूज कर रहा हूँ टू सिमुलेट डिले इन द पेज फेच।
जिसको मैंने async io डॉट स्लीप मेथड को पास किया, जो कि मेरे पेज फेच को सिमुलेट कर रहा है। और फिर मैं उसके बाद सिमुलेट कर रहा हूँ कि मैं कितने लिंक्स एडिशनल आइडेंटिफाई करे हैं उस पर्टिकुलर यूआरएल पे, और वहाँ पे भी मैंने रैंडम नंबर यूज किया बिटवीन 2 to 5, और फाइनली ये फंक्शन उन लिंक्स को रिटर्न कर रहा है। फिर इसके बाद है मेरा क्रॉल यूआरएल फंक्शन, और इसी के अंदर मेरा जो मैक्सिमम लॉजिक है वो मैंने डिफाइन किया है। और सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ डेप्थ, अगर वो मैक्स डेप्थ से ज्यादा है तो रिटर्न, अगर मैं यूआरएल को ऑलरेडी विजिट कर रहा हूँ तो भी मैं इस फंक्शन से रिटर्न कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस यूआरएल को मेरी जो विजिटेड वाला जो सेट है उसमें ऐड कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद में async io वेट फॉर मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और जिसमें मैं ये फेच पेज फंक्शन है उसको पास कर रहा हूँ विद द यूआरएल। और इसमें जो मैंने टाइम आउट मेंशन किया है वो 1.5 सेकेंड्स का किया है। नाउ जो मैंने वेट पीरियड फेच पेज में डाला था वो है 0.3 से 2 के बीच में, और यहाँ पे जो मैंने टाइम आउट डाला है वो 1.5 का डाला है, जस्ट टू सिमुलेट कि कुछ पेजेस की जो प्रोसेसिंग है वो टाइम आउट हो जाएगी। नाउ जब फेच पेज सक्सेसफुली प्रोसेस हो रहा है तो उसकी डिटेल्स मैंने रिजल्ट्स लिस्ट में ऐड करी है, और जो भी लिंक्स मेरे को मिले हैं इस यूआरएल की प्रोसेसिंग के बाद मैंने उसके टास्क डिफाइन करे हैं, और उन टास्क को मैंने फिर से इवेंट लूप में ऐड किया है यूजिंग async io डॉट गेदर मेथड से। और इसमें करने से पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरी डेप्थ है वो मैक्स डेप्थ से कम है ना। अगर मेरा async io डॉट वेट फॉर फंक्शन टाइम आउट करता है तो उस केस में मैं यहाँ पे उस एक्सेप्शन को कैच कर रहा हूँ, और फाइनली मेरा क्रॉल मेथड जो क्रॉल यूआरएल को इनिशिएट कर रहा है। और इसके बाद मैंने लिखा है इसका टेस्ट फंक्शन क्रॉल साइट्स, जहाँ पे मैं async वेब क्रॉलर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें मैंने मैक्सिमम कंकरेंसी लेवल 5 सेट करी है और डेप्थ को 2 सेट किया है। और फिर इसके बाद मैंने अपना स्टार्ट यूआरएल डिफाइन किया। नाउ सिंस मैं इसकी सिमुलेशन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कोई भी साइट मेंशन कर सकते हो। और फिर मैंने async ऑब्जेक्ट क्रॉलर के क्रॉल मेथड को कॉल किया है विद द स्टार्टिंग यूआरएल, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो इसने मुझे टाइम शो किया कि कितने टाइम में ये क्रॉलिंग कंप्लीट हुई है, कितने पेजेस मैंने विजिट किए हैं, और कितने पेजेस एक्चुअली में प्रोसेस हुए। और आखिरी में जो ये फॉर लूप है जितने भी पेजेस मेरे प्रोसेस हैं उन सबको प्रिंट कर। और अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। सो जब मैं सबसे पहले क्रॉलर डॉट क्रॉल मेथड को कॉल करूंगा विद स्टार्ट यूआरएल, तो ये क्रॉल मेथड को कॉल करेगा, जिसमें ये कॉल करेगा क्रॉल अंडरस्कोर यूआरएल को विद द स्टार्ट यूआरएल, और उस टाइम पे जो मेरा डेप्थ लेवल, जो इनिशियली डेप्थ लेवल है वो मेरा 0 होगा, और ये मेरा कंट्रोल लाएगा इस फंक्शन। और जहां मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ डेप्थ को कि वो मैक्स डेप्थ से ज्यादा है या नहीं, या फिर वो मेरा यूआरएल ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं। इनिशियली ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी, और फिर ये आएगा इस ट्राई ब्लॉक में, जहाँ पे मैं सबसे पहले इंश्योर कर रहा हूँ कि जो मेरे टास्क्स हैं वो लिमिटेड हैं बेस्ड ऑन दिस सेमाफोर का वैल्यू। और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वेट फॉर मेथड, और जिसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ फेच पेज यूआरएल। और जो वेट फॉर मेथड है इसका मैंने टाइम आउट दिया है 1.5 सेकेंड्स का। अब जब मैं फेच पेज मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो मेरा कंट्रोल आएगा फर्दर इस फंक्शन पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ 0.3 से लेके 2 के बीच का, और ये मैं यूज कर रहा हूँ इस फंक्शन को पॉज करने के लिए। नाउ जो वेट फॉर मेथड मैंने भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने टाइम आउट डाला है 1.5 सेकेंड्स का। तो अगर मेरा वेट पीरियड 1.5 से कम है तो उस केस में ये सिमुलेट कर रहा है कि पेज प्रोसेस हो गया है, और इस पेज से हमने फर्दर 2 से 5 के बीच में एडिशनल लिंक्स भी आइडेंटिफाई कर लिए जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस फंक्शन से। तो कंट्रोल वापस आएगा क्रॉल यूआरएल पे, जहाँ पे मैं जो यूआरएल प्रोसेस हुआ है उसकी एंट्री रिजल्ट्स लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैं डेप्थ के लेवल को चेक कर रहा हूँ। अगर वो मैक्स डेप्थ से कम है तो फिर मैं क्रॉल यूआरएल के लिए जो भी मैंने लिंक्स नए आइडेंटिफाई करे हैं उसके लिए मैं टास्क डिफाइन कर रहा हूँ, और फिर इन टास्क को मैं दोबारा से इसी इवेंट लूप को पास कर रहा हूँ जिसमें मैंने डेप्थ की वैल्यू को एक लेवल से इंक्रीज किया है ना। अगर मेरे फेच पेज मेथड में जो मैंने रैंडम नंबर जनरेट किया था अगर वो 1.5 से ऊपर है तो उस केस में, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेट फॉर को टाइम आउट दिया था 1.5 का, तो एक्सेप्शन अकर होगा और मेरा जो कंट्रोल फ्लो है वो टाइम आउट एरर के ऊपर आएगा, और यहाँ पे वो टाइम आउट एरर वाला मैसेज को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये फंक्शन रिकर्सिवली सारे पेजेस को इवेल्युएट करेगा जब तक कि मैं उस पर्टिकुलर डेप्थ तक नहीं पहुंचता, या फिर वो मेरे जो पेजेस हैं वो प्रोसेस नहीं होते, या फिर वो टाइम आउट नहीं होते। एंड हियर इज द आउटपुट। सो इस एग्जीक्यूशन में मैंने 16 पेजेस को विजिट किया है और 11 पेजेस मेरे एक्चुअली में प्रोसेस हुए हैं, और जो मेरे 5 पेजेस हैं वो टाइम आउट हुए हैं, जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब मैंने पहली बार इस फंक्शन को कॉल किया था उस टाइम पे 5 लिंक्स मिले थे। सो इसके बाद इसने पेज 3, 4 और 1 को प्रोसेस किया जो इसके इमीडिएट चिल्ड्रन है, और हर बार उसको फर्दर कितने 2, 5 और 3 लिंक्स मिले थे।
सो जब भी ये पेज को प्रोसेस कर रहा है, ये एडिशनल लिंक्स भी फाइंड कर रहा है, बट हमारी जो प्रोसेसिंग है वो लिमिट है डेप्थ के बेस पे, जो 3 से ऊपर नहीं है। तो ये है मेरा पहला इंटरव्यू क्वेश्चन। ऑल्दो मैंने इसको काफ़ी जल्दी-जल्दी कवर किया है, बट इंटरव्यू में जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको आराम से 30 से 45 मिनट लग जाएँगे इसके आर्किटेक्चर को डिफाइन करने में और कोड को लिखने में। अब मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करता हूँ, और सेकंड क्वेश्चन में मैं इम्प्लीमेंट करूंगा एक एसिंक्रोनस सर्किट ब्रेकर, जिसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगी दैट यू हैव टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन एसिंक्रोनस सर्किट ब्रेकर पाइप में, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा कैस्केडिंग फेलियर से जब आप किसी अनरिलायबल एक्सटर्नल सर्विस को कॉल करोगे। और ये जो आपका सोल्यूशन है ये प्रिवेंट करेगा रिपीटेड कॉल्स उस फेलिंग सर्विस को, और ये ऑटोमेटिकली रिकवरी के लिए भी चेक करेगा। और इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसे भी आ सकता है कि इमेजिन करो आपके पास एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है जहाँ पे सर्विस ए सर्विस बी को कॉल कर रही है, और जो सर्विस बी है वो फेल होना शुरू हो गई है। नाउ अब आप ये नहीं चाहते कि सर्विस ए जो है वो सर्विस बी को बार बार कॉल करती रहे। अब इसके लिए आपको एक मैकेनिज्म चाहिए जो ट्रिप करेगा आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑटोमेटिक फेलियर्स, और ये रिकवरी के लिए भी टेस्ट करेगा। अगेन ये आपका कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है इंटरव्यूअर के साथ, एंड बिफोर यू स्टार्ट डिजाइनिंग योर सोल्यूशन आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होने चाहिए, और उनकी क्लैरिटी भी इंटरव्यूअर से लेनी है, और ये काफी जरूरी है सो दैट इंटरव्यूअर को भी लगे कि जो क्वेश्चन है आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, और उसके ऊपर जो फॉलो अप क्वेरीज हैं, जो क्लैरिटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं ना। इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अक्सर इंटरव्यूअर्स आपको सही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर देते हैं। सो अब आया क्लैरिटी का टाइम, और इस टाइम दिमाग में कई सारी बातें आती है। सो एक एक करके उनकी क्लैरिटी लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या मुझे डेकोरेटर पैटर्न लिखना है, कोई कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बनाना है, या कोई रैपर क्लास लिखनी है। ये जो सर्किट ब्रेकर है ये हर इंस्टेंस के लिए एक है या एप्लीकेशंस में शेयर्ड है। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी स्टेट की, तो इसकी स्टेट ट्रांजिशन कैसे होनी चाहिए, क्लोज्ड, क्लोज से फिर ओपन, ओपन से फिर हाफ ओपन, और हाफ ओपन से फिर क्लोज्ड, और क्लोज्ड के बाद फिर से ओपन। ना जब ये सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन है तो शुड वी फेल फास्ट, मींस पहले फेलियर के बाद ही मैं इस सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दूं, या फिर मेरी जितनी भी सर्विस को कॉल्स हैं उन सबको प्रोसेस करूं। और जब एक कॉल सक्सेसफुल होगी क्लोज्ड स्टेट में, तो क्या उस टाइम पे मैं फेलियर काउंटर को रीइनिशियलाइज कर सकता हूं या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्लैरिटी लेनी। सो अब अगर मैं बात करूं कॉन्फ़िगरेशन की, तो कौन से मेजर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि जो सर्किट है वो ओपन है, मेरे कंसेक्यूटिव फेलियर्स की वजह से, या फेलियर रेट की वजह से, या टाइम की वजह से। ये जो मेरी रिकवरी टाइम आउट है ये फिक्स्ड है या एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इसको इम्प्लीमेंट करते अगर मेरे पास अलग अलग तरह के एरर्स आ रहे हैं तो मैं उनको कैसे हैंडल करूं। सो अगर मेरे पास कंकरेंट रिक्वेस्ट आ रही हैं ड्यूरिंग द स्टेट ट्रांजिशन, तो मैं उनको कैसे हैंडल करूं। हाफ ओपन स्टेट में शुड द कंकरेंट रिक्वेस्ट वेट या फेल इमीडिएटली, अगेन मैंने वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। और इसके लिए आपको कौन-कौन से मेजर्स या कौन-कौन सी मैट्रिक्स या किस तरह की लॉगिंग आपको चाहिए। सो जब मेरे सर्किट ब्रेकर का स्टेट चेंज हो रहा है तो उस केस में मुझे कोई इवेंट भेजना है या कोई कॉल बैक्स कॉल करने हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो दिमाग में आएँगे। नाउ नाउ इफ यू डू नॉट नो ये सर्किट ब्रेकर काम कैसे करता है, तो ये काफ़ी सारी बातें जो मैंने अभी बोली हैं शायद आपके लिए थोड़ी-सी फ्रेंच की तरह हो। बट इट्स ओके, घबराने की बात नहीं है। जब आप इन टॉपिक्स के बारे में और भी पढ़ोगे इस वीडियो के बाद, तो आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा होगी। और अब कोड वॉक थ्रू, और सबसे पहले मैंने क्लास डिफाइन करी है सर्किट ब्रेकर स्टेट के नाम से, जो मेरे सर्किट ब्रेकर की 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर इसके बाद मैंने क्लास लिखी है असिंक सर्किट ब्रेकर, और उसमें जो मैंने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करे हैं वो है फेलियर थ्रेशोल्ड, जो है काउंट ऑफ कॉल्स जो फेल हो सकती है बिफोर द सर्किट ब्रेकर ओपन्स। फिर इसके बाद है मेरा रिकवरी टाइम आउट, ये है मिनिमम टाइम जो मेरे को चाहिए सेल्फ रिकवरी के लिए ना। इसके बाद है मेरा हाफ ओपन मैक्स कॉल्स, और ये काउंट कर रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स दैट कैन गो जब सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन है। और फिर मेरे पास है स्टेट, जो सर्किट ब्रेकर की इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेलियर काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने टोटल कॉल्स फेल हुए हैं। सक्सेस काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी सक्सेसफुल कॉल्स हुई हैं। जो लास्ट फेलियर टाइम है ये मैं अपडेट करूंगा जब मेरा कोई कॉल फेल होगा, तो उस टाइम को मैं इसमें अपडेट कर रहा हूँ। और हाफ ओपन कॉल्स ये मैं यूज कर रहा हूँ काउंट करने के लिए कि जब मेरा सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन है तो मैं कितनी कॉल्स में भेजी है मैंने। और आखिरी में मेरा असिंक आयो लॉक ऑब्जेक्ट कंकरेंसी के लिए।
और अब इस क्लास का पहला फंक्शन कॉल, और इसमें मैं सबसे पहले चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो सर्किट ब्रेकर है, अगर वो ओपन है और अगर जो फेलियर टाइम है उसमें कोई वैल्यू है और जो मेरा लास्ट फेलियर टाइम है वो मेरे रिकवरी टाइम आउट से ज़्यादा या उसके इक्वल है, तो मैं सर्किट ब्रेकर को ओपन से हाफ ओपन स्टेट में कर रहा हूँ और जो मेरा हाफ ओपन कॉल्स है उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना। अब अगर मैं अपने सर्किट ब्रेकर को ओपन से हाफ ओपन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में ये एक्सेप्शन रेज कर रहा है कि मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन है और कोई भी रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं होगी ना। तीसरी कंडीशन में चेक करूँ, मेरा सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन है और मैं ऑलरेडी हाफ ओपन मैक्स फॉल के थ्रेशोल्ड को रीच कर चुका हूँ, तो मैं एक्सेप्शन रेज कर रहा हूँ कि मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो हाफ ओपन है और जो मेरे मैक्सिमम टेस्ट जो मेरे को अलाउड थे वो मैं रीच कर लिया है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब एक्सेप्शन रेज नहीं हो रही है, तो मैं हाफ ओपन कॉल्स के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये है मेरे कुछ इनिशियल चेक्स जो मैं कॉल फंक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बिफोर आई एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन, और ये इंश्योर करें कि अगर मेरा सर्किट ब्रेकर ओपन से हाफ ओपन में नहीं जा रहा है तो एक्सेप्शन रेज करे, और अगर मेरा सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन है और मैं जितनी भी कॉल्स कर सकता हूँ हाफ ओपन के टाइम में वो भी कर चुका हूँ, तो भी एक्सेप्शन रेज कर दे। अदरवाइज हाफ ओपन कॉल्स के वेरिएबल को एक से इंक्रीमेंट करो एंड देन स्टार्ट विद द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ना अब इस ट्राई ब्लॉक में जो मेरा एक्चुअल फंक्शन है, ये जो मेरी सर्विस है, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। नाउ आई अज्यूम जब ये मैंने इसको कॉल किया तो ये सक्सेस हुआ, तो फिर इसके बाद जो मेरा फ्लो आएगा वो दोबारा से आएगा, सक्सेस काउंट के वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा और उस टाइम पे मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन है और मेरी जो हाफ ओपन कॉल्स हैं वो अपना थ्रेशोल्ड रीच कर चुकी हैं, तो उस केस में मैं सर्किट ब्रेकर को क्लोज्ड स्टेट में ला रहा हूँ और उसके फेलियर काउंट को जीरो कर रहा हूँ। मींस जो मेरा सर्किट ब्रेकर है वो रिकवर हुआ है फ्रॉम ओपन टू हाफ ओपन, और हाफ ओपन के टाइम में जो भी मेरी कॉल्स गई हैं वो सारी सक्सेसफुल हुई हैं। दैट मीन्स मेरा सर्किट ब्रेकर फुल्ली रिकवर कर गया और मैं इसके स्टेट को चेंज कर रहा हूँ फ्रॉम हाफ ओपन टू क्लोज्ड, और फाइनली जो भी इस कॉल का रिजल्ट है मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मेरा ये फंक्शन या जो मेरी कॉल है ये फेल होती है तो ये आएगी एक्सेप्ट ब्लॉक में। तो इस केस में मैं फेलियर काउंट को अपडेट कर रहा हूँ और लास्ट फेलियर टाइम को भी अपडेट कर रहा हूँ। अगेन मैं सर्किट ब्रेकर की स्टेट को चेंज कर रहा हूँ। अगर ये ऑलरेडी हाफ ओपन है और क्योंकि मेरे पास एक्सेप्शन है, ये मींस कॉल फेल हुआ है, तो मैं सर्किट ब्रेकर को ओपन कर रहा हूँ। या फिर जो मेरा फेलियर काउंट है वो मेरे फेलियर थ्रेशहोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो रहा है, उस केस में भी मैं सर्किट ब्रेकर को ओपन कर रहा हूँ और जो मेरे को एक्सेप्शन आई है मैं इसको फर्दर प्रोपगेट कर रहा हूँ। और ये है मेरा फंक्शन या सर्विस जिसको मैं कॉल करूँगा, और इस कोड के अंदर मैं सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा रैंडम फंक्शन है ये मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा बिटवीन 0 टू 1, और फिर मैं चेक करूँ कि ये जो रैंडम नंबर मैंने जनरेट किया है अगर ये लेस देन फेल प्रोबेबिलिटी है तो वो एक्सेप्शन रेज करेगा, मींस मेरी जो सर्विस है वो फेल हो गई है, अदरवाइज ये सक्सेस रिटर्न करेगा। नाउ ये मैं वेरिएबल इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ कि जो मेरी सर्विस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेलियर और पास की। और फिर है मेरा इसका टेस्ट फंक्शन, तो इसमें मैंने सबसे पहले एक असिंक सर्किट ब्रेकर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने फेलियर थ्रेशोल्ड 3 का दिया है, रिकवरी टाइम आउट 2 सेकंड्स का दिया है और हाफ ओपन मैक्स कॉल्स हैं वो 2 सेट किया है, विच मींस एट मैक्स 3 फेल्ड कॉल्स के बाद ये सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देगा और सर्किट ब्रेकर जो है वो रिकवर होगा 2 सेकंड बाद फ्रॉम ओपन टू हाफ ओपन, और जब ये हाफ ओपन होगा तो एट मैक्स ये 2 कॉल्स ही एग्जीक्यूट कर पाएगा। ना इस कोड में मैं 2 लेवल की टेस्टिंग कर रहा हूँ। ना पहली है मेरा फेज 1 जहाँ पे मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है ये ओपन हो, और इसके लिए मैंने एक फॉर लूप चलाई है जो 10 बार चलेगी और मैं हर बार ये जो मेरी फ्लेकी सर्विस है इसको मैं पास कर रहा हूँ सर्किट ब्रेकर को यूजिंग इट्स कॉल फंक्शन, और जहाँ पे मैंने इसकी फेल प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 रखी है। नाउ अगर ये सक्सेसफुल होगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये एक्सेप्शन में आएगा, और हर आइटरेशन पे मैंने 0.2 सेकंड्स का स्लीप भी ऐड किया है। अब जो मेरा फेज 2 है वहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ 3 सेकंड्स के लिए, सो दैट जब मैं नेक्स्ट कॉल करूँ तो ये इंश्योर हो जाए कि जो मेरा सर्किट ब्रेकर है वो जो भी ओपन हो चुका होगा वो हाफ ओपन स्टेट में आ जाए, और फेज 3 में मैं फिर से वही कॉल कर रहा हूँ, बट इस टाइम पे मैंने जो फेल प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 रखी है, मींस 80% ऑफ द चांसेस ऑफ माई कॉल्स जो है वो सक्सेस होंगी।
और फाइनली मैं इसके स्टैटिस्टिक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। बिफोर आई शेयर द आउटपुट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप ये फेल प्रोबेबिलिटी जो है, आप इसके साथ प्ले अराउंड करिए टू सी कि किस तरह से ये कोड डिफरेंटली बिहेव करता है। सो जब मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो मेरी पहली और दूसरी कॉल फ्लेकी सर्विस की सक्सेस थी। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉल है वो तीनों फेल हुई हैं। जस्ट बिकॉज ये फेल हो गई हैं तो मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज्ड से ओपन स्टेट में आ गया है। नाउ बिकॉज मेरा सर्किट ब्रेकर अभी ओपन स्टेट में है और मैं इमीडिएटली कॉल्स भेज रहा हूँ बिना रिकवरी के, तो मेरी सारी जो रिमेनिंग कॉल्स हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं। नाउ अब मैंने यहाँ पे रिकवरी करी 3 सेकंड्स की, ऑल द मैसेजेस सेइंग टू। नाउ इसने इंश्योर किया कि जो मेरा सर्किट ब्रेकर है वो ओपन से हाफ ओपन स्टेट में आ गया है। और फिर जब मैंने दोबारा से इन कॉल्स को किया तो इसने ऑलमोस्ट सारी कॉल्स को सक्सेस किया। और ये जो सक्सेस और फेलियर है, एज आई टोल्ड यू, ये मैं रैंडम नंबर से जनरेट करके चेक कर रहा हूँ। सो मेरे पास फेज 3 में जो फेल प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 20% की है। जब मेरा फेज 1 था उसमें मेरी फेल प्रोबेबिलिटी 50% की थी। और फाइनली मेरा ये स्टेटस कि मेरे पास 7 सक्सेसफुल कॉल्स हुई हैं एंड 0 फेलियर्स। नाउ इसने फेलियर का काउंट 0 इसलिए दिया है क्योंकि जब मेरा सर्किट ब्रेकर हाफ ओपन से क्लोज्ड में आया था, मतलब फुल्ली रिकवर हुआ था, तो मैं उस टाइम पे फेलियर काउंट को इनिशियलाइज किया था 0 से। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी कोड मैंने इस सेशन में लिखा है वो गिटहब पे भी अवेलेबल है और उसके लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करे हैं। मिलूंगा मैं आपको फिर से पाइथन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।